नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि एक देश में ऐसा पहले नहीं होता था कि अब आज तो आम बात हो गई है। अगर आप नॉन बीजेपी सरकार के हैं और अगर बीजेपी वहाँ पे तोड़ फोड़ ठीक से नहीं कर पाती है तो तमाम जगह हो रहा है। ये वेस्ट बंगाल में हुआ, ये महाराष्ट्र में हुआ, अब ये दिल्ली में भी हुआ। उनके एक मंत्री ऑलरेडी, जैन साहब ऑलरेडी जेल में हैं, काफ़ी दिनों से जेल में हैं। मनीष सिसोदिया को ये अंदाज था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि कल जब वो गए अपना वक्तव्य देने या अपने इन्वेस्टिगेशन में उनको बुलाया गया था, तो उससे पहले वो राजघाट गए थे। और वो अब देखिए, ऐसा ना कि ये आम आदमी पार्टी भी उस तरह की चीज़ें काफ़ी सीख गई है जो अब हाल के दिनों में हो गया, जो मोदी जी करते हैं, जिसके ऊपर बीजेपी का एक तरह से ये कॉपीराइट था कि इस तरह की इवेंट मैनेजमेंट, कुछ भी इवेंट मैनेजमेंट, जीना मरना रोना हंसना सब में इवेंट मैनेजमेंट। कोई जन्म हो तब इवेंट मैनेजमेंट, कोई मरे तब इवेंट मैनेजमेंट, कोई शादी हो तब इवेंट मैनेजमेंट, तलाक हो तब इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट से ये सब लोग उससे हैं। खैर, अब सारी पार्टीज में धीरे धीरे इस बीमारी से ग्रसित हो रही हैं। मामला यह है, थोड़ा मैं आपको पहले मामला समझा दूं, फिर इसके पॉलिटिकल रिपरकशन समझा दूं। दिल्ली में एक नई लिकर पॉलिसी आई जिसको न्यू एक्साइज पॉलिसी बोलते हैं, न्यू लिकर पॉलिसी बोलते हैं। उस न्यू लिकर पॉलिसी में कुछ जो चीफ सेक्रेटरी उस समय दिल्ली के थे, नरेश कुमार जी, उन्होंने कहा, अच्छा वो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से है तो किसके इशारे पे काम करना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की 8 जुलाई को, और उन्होंने उस रिपोर्ट में ये कहा कि इसमें कुछ कुछ गलतियां हैं, कुछ कुछ गड़बड़ हैं। और ये उन्होंने एलजी जो थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी को दिया। आरोप था कि जो दिल्ली की जो नई लिकर पॉलिसी है उसमें कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस हैं। प्रोसीजरल लैप्सेस की बात कर रहे थे उस समय तक। फिर जुलाई महीने में ही एलजी साहब जो सक्सेना जी थे, उन्होंने ये मिनिस्ट्री ऑफ होम को ये जो आरोप पत्र था या जो इस तरह का लेटर था उसको लिखा मिनिस्ट्री ऑफ होम में कि भाई इसकी एक सीबीआई जांच हो जाए, ड्रॉप ऑफ द हैट, मतलब इसकी खट से सीबीआई जांच कर दो। इन सब के बीच 30 जुलाई को मनीष सिसोदिया जी ने या दिल्ली सरकार ने ये जो पॉलिसी, नई एक्साइज पॉलिसी या लिकर पॉलिसी थी, इसको खत्म कर दिया और फिर से पुरानी वाली जो लिकर पॉलिसी थी वो लागू कर दी गई। अब ये ऑलरेडी, मतलब ये गई, ठंडे बस्ते में नहीं गई, इट इज फाइनली खारिज, स्क्वैश्ड। इसके बाद 17 अगस्त को सीबीआई ने एफआईआर की। उस एफआईआर में अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी बनाए गए, जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और पॉलिसी अब नहीं है, एफआईआर हो गई। 19 अगस्त को दिल्ली के विभिन्न जगहों पे, ऐसा कहा जाता है करीब 21 जगहों पे या कितनी जगह पे छापे मारे गए अलग अलग, जिसमें मनीष सिसोदिया के घर पे भी छापा मारे गए। और वो पॉलिसी उस समय नहीं थी, पॉलिसी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, नई पॉलिसी की जगह पुरानी पॉलिसी लागू कर दी गई थी। 18 सितंबर को विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, आजकल की जो नया पॉलिटिकल निज़ाम है या जो नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। वो बड़े बड़े कद्दावर नेता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ओपिनियन मेकर, झूठी सच्ची खबरें फैलाने वाला, वो उस तरह का एक अस्त्र है। तो उसमें इन्होंने, उसके जो हेड थे विजय नायर, उनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि अगर कम्युनिकेशन हेड गिरफ्तार हो रहा है तो उसके लंबे रिपरकशंस हैं। अगर आपने देखा हो कि पवन खेड़ा को ये करने की कोशिश की गई, क्योंकि भाई पवन खेड़ा या विजय नायर को आप गिरफ्तार करते हैं, जो उनकी पूरी टीम है वो उससे प्रभावित हो जाती है, और बजाय आप प्रोएक्टिव होने के, आप फिर उसी में लग जाते हैं कि इनको कैसे छुड़ाया जाए, ये किया जाए, इत्यादि इत्यादि। खैर, 24 या 25 दिसंबर को एक चार्जशीट फाइल होती है। उस चार्जशीट में 5-6 लोगों का नाम होता है, लेकिन उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होता है। ओरिजिनल एफआईआर में अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया, चार्जशीट फाइल होती है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बारीक चीजें कोई भी जो क्रिमिनल लॉ समझता है वो इसको समझेगा। अब इस बीच कुछ खिचड़ी पकने लगती है। अब कैसे तंग, यहां तो ये ना कैसे तंग किया जाए, कैसे तंग किया जाए, क्या किया जाए, कुछ ना कुछ लॉ, कुछ ना कुछ लॉ। 19 फरवरी
के लिए सीबीआई अब एक लेटर भेजती है मनीष सिसोदिया को कि 19 फरवरी को आप हाजिर होइए और हम आपका इंट्रोगेशन करेंगे। वो कहते हैं 19 को मेरा कुछ प्री ऑक्यूपेशन है। उसके बाद उन्होंने 26 फरवरी का टाइम दिया और 26 फरवरी को वो राजघाट जाके नमस्ते नमस्ते करके, उनको ये अंदाज था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। वो वहाँ जाते हैं, उनकी 8 घंटे की पूछताछ होती है। पेपर में सब निकला है कि कई बार ब्रेक्स होते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है, इतने डिटेल तक दिए गए हैं। उनको खाना खिलाया जाता है, वहीं की लोकल जो मेस है उसमें इन हाउस जो सीबीआई का था खाना ना खा लिया जाता है। और 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार ये कह के किया जाता है कि वो ही वॉज वेरी इवेसिव व्हेन ही वॉज इंटरोगेटेड। मुझे दुनिया का, चाहे वो सही में आरोपी ने वो जुर्म किया हो या नहीं किया हो, कितने आपको ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे जहां पे आरोपी ये कहेगा कि नहीं नहीं मैंने किया लाइए और मैं बताऊं, अरे भाई ये तो काम आपका है प्रूफ करना। ये जो नई पॉलिसी में जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। एक आरोप यह है कि पुरानी पॉलिसी में जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 6% था, नई पॉलिसी में 12% था। अब ये 12% का छोड़ के फिर 6% हो गया, तो शराब सस्ती मिलेगी। अब शराब अगर कोई सस्ती बेच रहा है तो ये उस स्टेट का रेवेन्यू लॉस मान लीजिए। एक एक्सट्रीम तो नीतीश है, वो शराब बेचते ही नहीं है, उन्होंने कहा हम शराब ही नहीं बेचेंगे, टोटल शराबबंदी। तो वो तो टोटल लॉस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक नहीं, उनके ऊपर तो 10-20 मुकदमे होने चाहिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या आपने खत्म ही कर दिया। तो अगर इस लॉजिक से तो वहां भी मुकदमा होना चाहिए। देखिए, जो कई लोगों का कहना है कि प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिया और इनका फायदा और रेवेन्यू लॉस इससे हुआ। पहले सीधी सी चीज यह है कि अगर कोई चीज आप उसको सस्ती करेंगे तो खास करके लिकर में बहुत होता है कि स्पूरियस लिकर का एक बहुत बड़ा रैकेट है, तो वो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। खैर, अभी मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक जनरली मैं जो अभी गिरफ्तारी हुई उस पर बात कर रहा हूं। फिर एक दूसरा आरोप यह है कि मनीष सिसोदिया साहब 4 फोन यूज करते थे जो उनके नाम से उसके सिम नहीं इशूड थे। फिर एक यह है कि वो अक्यूज्ड और सस्पेक्ट्स, इन लोगों के अक्यूज तो करीब 15 लोग थे और सस्पेक्ट्स ने मिलकर करीब 100 फोन इन लोगों ने फोन यूज किए, और जिसका जब उसके बाद उसको फॉर्मेट कर लिया और उसका जितने कॉल डिटेल्स थे या चैट थे सब वो डिलीट कर दिए गए। अब मनीष सिसोदिया का 4 फोन यूज करते थे, इसका मतलब आप चक्कर में थे, चारों फोन आप सुनने के चक्कर में थे। तो ये तो कोई भी आदमी चाहेगा कि आप भाई अगर आप उसकी बात सुन रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री है भाई, वो नहीं चाहेंगे कि हमारा बात कोई सुने, वो चाहेंगे आप साफ साफ कहते हैं कि नहीं ये आपका फोन है और हम आपकी सारी बात सुनेंगे। जब इमरजेंसी प्रॉपर लगती है तो उसमें सेंसर लग जाता है कि अब आप ये नहीं बात कर सकते हैं, अब फोन नहीं चलेगा। तो मनीष सिसोदिया 4 सिम इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि आप हर सिम को यूज कर रहे हैं, तो आप क्यों सुन रहे थे? इसका मतलब आप भी बिना राइट टू प्राइवेसी वाला ये मामला था, और वो भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। और एक और चीज है, एक्साइज डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी है, उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दिया, ये सारा कुछ उसी पे ही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया साहब इस नई पॉलिसी के बारे में बार बार फोन करते थे, पूछते थे कुछ। वो अरे भाई, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप बाबू हो, तो बाबू के काम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं पूछेगा। वो उनका यह है कि उनको एलोकेटेड कौन से, अरे उनका कोई विभाग हो, सबको पता है कि ही फंक्शंस मोर और लेस एज अ चीफ मिनिस्टर। तो अगर वो कहीं पूछते थे और इसके बारे में जानते थे नई पॉलिसी के बारे में, तो आपको क्या दिक्कत थी? मतलब आप ज्यादा आपको परवाह थी। मैं थोड़ा मनीष सिसोदिया के बारे में बहुत ब्रीफली बता दूं। मनीष सिसोदिया 72 बॉर्न है, बहुत यंग, मतलब 50-51 साल के अभी हैं। चीफ मिनिस्टर बने थे तो शायद 43-44 साल के थे। हापुड़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, डिप्लोमा जर्नलिज्म में किए हैं, पहले जर्नलिस्ट थे, फिर रेडियो जॉकी भी हुए, फिर टीवी शोज में आने लगे, टीवी के न्यूज़ प्रेजेंटर भी हुए, और बाद में जब केजरीवाल जी के इनके साथ हुए तो ये आरटीआई के बड़े एक्टिविस्ट हुए थे इन लोग। अन्ना आंदोलन में इन लोगों ने, जैसा आपको याद ही है, जम के भाग लिया। जन लोकपाल बिल की बात इन्होंने की थी, और वहाँ इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके फाइनली ये अब बन गए फुल, मतलब अब तो ये प्रॉपर पॉलिटिशियन है। पड़पड़गंज से विधायक हैं, तीसरी बार विधायक हुए हैं, 2015 से डिप्टी सीएम हैं। लेकिन मैं एक आपको व्यक्तिगत अनुभव बता दूं, वो इसलिए बता दूं कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।
मैं गया था मनीष सिसोदिया जी से जब ये 2015 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। मैं उससे पहले भी मिला हुआ हूँ, मतलब मुझे सरल लगे थे और एक तो बहुत ही साधारण ढंग से रहते थे, साधारण फ्लैट में, कोई तामझाम नहीं। तो ये जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए तो मैंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा नहीं आइए मिलने आइए। तो मैं नेक्स्ट डे सुबह दिल्ली था। जब बंगले पे पहुंचा तो वहां दिल्ली पुलिस के बाहर लोग थे। अब दिल्ली पुलिस वहां बाहर थी इनका बंगला अंदर, तो इनके अब दिल्ली पुलिस वाले मुझे नाम बताइए, नाम बता दिया, फोन नंबर बताइए, फोन नंबर बता दिया। एक रजिस्टर लेके दिल्ली पुलिस वाला बैठा है। अब उसने कहा कि नहीं आप किस लिए मिलना चाहते हैं? अरे हम किस लिए मिलना चाहते हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं आप वहां क्या बात है, आप क्या बात करेंगे? तो हमने कहा इससे आपसे क्या मतलब, आप तो पुलिस वाले हैं, हु आर यू टू। और मैंने कहा भाई आप उनके यहां पूछ लीजिए, अगर वो कहते हैं नहीं अपॉइंटमेंट नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा, मुझे कोई जबरदस्ती में थोड़ी ही कर रहा हूं। नहीं ऐसे तो नहीं मिल सकते हैं। तो फिर मैंने उनके पीए को फोन मिलाया, फिर उनका पीए गेट पे आया, फिर उसने तो बाद में मनीष सिसोदिया से कहा, मैंने एक बात कही तो उन्होंने कहा कि साहब अब क्या बताएं, रोज ये लोग ये करते हैं और उसके बाद इसकी कॉपी होती है, मतलब फोटो की जाती है और फिर ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम, कौन कौन मिलने आया था और किस किस काम के लिए आया था। वहां पे मुझे एक चीज अजीब खटकी थी कि ये लोग एक्चुअली, मैं जिस परंपरा को जानता हूं, मैं जिसमें हुआ हूं, वहां वो समाजवादी आंदोलन के लोग हैं। वो वहां धरना देके बैठ जाना, वहीं पे हल्ला मचाना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बाहर का दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल खड़ा होकर कह रहा है कि आप किस लिए मिलना जाना चाहते हैं और ये चुपचाप है। तो इनका प्रोटेस्ट भी वो एक्टिविस्ट लोगों का प्रोटेस्ट है, कोई समाजवादियों वाला प्रोटेस्ट नहीं है। या मतलब जो एक होता है कि अब कैसे ये करोगे भाई, आर पार की लड़ाई नहीं है वो प्रोटेस्ट। लेकिन ये चीज जरूर है कि जो शिक्षा में परिवर्तन की जो वार्ताएं हैं, जो दिल्ली और जिस दिल्ली मॉडल का है, उस दिल्ली मॉडल का मैं आर्किटेक्ट तो कम से कम मनीष सिसोदिया को ही मानता हूं। वो केजरीवाल साहब ठीक है, वो बड़ा उन्होंने लिबर्टी दे रखी है, बट ही हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड, बहुत सफलतापूर्वक उसको चलाया है, जो एक मॉडल के रूप में, दिल्ली मॉडल के रूप में वो कहीं सब जगह है। वो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इस सबकी बात है। और एक सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को वो पार्टी की तरफ से पूरी फ्रीडम दिए रहते हैं, जिससे अब अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाने में अपनी जहमत नहीं उठानी है। ओवरऑल वो जो भी करते हो, उनका जो भी सिस्टम हो, लेकिन वो पार्टी को कैसे बढ़ाना है वो उसमें ज्यादा रहते हैं, और चीफ मिनिस्टर हैं ही वो। अब जरा ये सोच लिया जाए वो संडे को गिरफ्तार क्यों हुए, अलग अलग बात है। एक जो सबसे पहले अटकल मानी जा रही है और जो दबी जबान से सब जगह कहा जा रहा है कि संडे को कांग्रेस का जो प्लीनरी सेशन, जो महाधिवेशन था रायपुर में, वो खत्म हो रहा था। और ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का मानना है कि उसमें राहुल गांधी ने एक स्पीच दी थी और स्पीच में उन्होंने फिर अडानी पर अटैक किया था और अडानी मोदी जी के रिश्तों की बात की थी। वही बात मेन रह जाती, अब उससे ध्यान हटाना है। तो अगर इतनी बड़ी एक न्यूज नहीं बनेगी तो ध्यान नहीं, मतलब आप उससे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं फोकस। झक मार के सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को और प्रिंट मीडिया को उसको बात ही करनी पड़ती। तो ये एक एक्सरसाइज थी जिससे अटेंशन हो जाए। और मैं फिर बताऊं, हेडलाइन मैनेजमेंट में बीजेपी बहुत सक्सेसफुल है। मैं एक छोटी आपको उदाहरण दे दूं, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, हे राम टू जय श्री राम में, उसमें, और उसके बाद मैंने उस किताब में मैंने बताया है कि कैसे जब 2014 में अमित शाह साहब, जिनके ऊपर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के मेन अक्यूज थे, सीबीआई ने जब वो किया था, और फिर जब जस्टिस लोया की रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई, और फिर उसके बाद जो नए जज आए गोसाई साहब, वो अपना जजमेंट उन्होंने 17 दिसंबर 2014 को रिजर्व कर दिया था। और उसके बाद ये एलिगेशन है उनके परिवार का, और ये एलिगेशन निरंजन टाकले की जो किताब है हु किल्ड जस्टिस लोया, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जजमेंट 30 दिसंबर को अनाउंस हुआ, और उस दिन पहले से प्लान था कि 30 दिसंबर को जब भी ये जजमेंट अनाउंस होगा, एक उससे बड़ी खबर की जाएगी जिससे ये हाशिए में खबर आ जाए कि ये छोड़ दिए गए हैं। और बड़ी खबर ये आई कि MS धोनी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। और वो भी जब आप निरंजन टाकरे की किताब पढ़ेंगे, डिटेल होगा कैसे एक गुजरात के क्रिकेट अधिकारी ने जाके, और वो भी देश के बाहर, किस तरह से किया, वो मतलब उस खबर को कैसे दबाना या किल करना है, ये इनको आता है। तो इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस की बात ज्यादा चर्चा होगी, और क्या क्या बातें कहीं मोदी अडानी जी होगा, उसका भी एक अटकल ये भी है। लेकिन उसके अलावा जो मुझे लगता है कि इसके आगे अब ये पॉलिटिकल लड़ाई है। आज छूटेंगे, कल छूटेंगे, बेल अभी हो जाए, हो गई नहीं हुई, वो एक
अलग वो है, लेकिन ये है पॉलिटिकल लड़ाई। अब देखना यह है कि ये आप इन सब से आप थक जाती है, आप डर जाती है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, पंजाब में भी बहुत कुछ स्टेक्स में, और पंजाब में अभी वो ठीक से ग्रिप नहीं है। जैसे दिल्ली में बिल्कुल ग्रिप में है, अच्छा चला रहे हैं, पंजाब में ग्रिप नहीं है, और शायद भगवंत मान उस तरह की डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो एक ये भी हो सकता है कि मतलब आपको मैनेज कर लिया जाए। और मैं मैनेज टर्म इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको याद हो कि जब ये फिर से जीत के आए थे तो कुछ एक था ना कि चलो अब झगड़ा बहुत हुआ, और वो मैनेजमेंट सब जगह हुआ है, हम और आप भी जानते हैं। धनखड़ जी और हेमंत बिस्व शर्मा और ममता बनर्जी अगर एक गेस्ट हाउस में मिलती हैं और उसके नेक्स्ट डे धनखड़ जी अनाउंस किया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि लोग मैनेज नहीं हो सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जब जीत के आए, अगर आपको याद हो वो जो फाइल कन्हैया कुमार की रखी हुई थी जिसमें अप्रूवल दिल्ली सरकार को देना था कि इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, वो खट से इन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया था, जो अदरवाइज ही उसको रख सकते थे। भाई टेनी मिश्रा जी का जजमेंट रिजर्व है ना, उनका जो हत्या वाला केस है जिसमें रिव्यू पिटीशन डाले हुए हैं, जिनकी हत्या की है उसके परिवार वाले, है ना, 3-4-5 साल से रिजर्व, तो यहां नहीं कर सकते थे कन्हैया कुमार वाले केस में। तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का तो बात होती ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आम आदमी पार्टी को एज अ पॉलिसी डिसाइड करना है कि बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का विरोध प्रोडक्टिव और बराबर शिद्दत से दोनों को विरोध करें, वो प्रोडक्टिव है। क्योंकि आपके 0 MP हैं लोकसभा में, आपको 2019 में 27 लाख वोट मिले थे, 0.44% ऑफ टोटल। आप अपने को मानते हैं और कहना चाहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर की रेस में हैं। अभी तक आपका ने जो भी किया है इलेक्टोरली, उससे फायदा चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो गोवा हो, या कहीं पे भी हो, उससे फायदा बीजेपी को ज्यादा हुआ है, नुकसान कांग्रेस को हुआ है। तो आप इस पॉलिसी को परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको भी समझ में आ रहा है कि अब जो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें अगर सारा विपक्ष एक नहीं होता है तो 2024 के बाद आपको मतलब आम आदमी पार्टी को सोचना है, क्या उसको लगता है कि वो एक फॉर्मिडेबल ऑल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ बीजेपी बन पाएगी, या चीजें उतनी आसान रह जाएंगी जितनी आसान या मुश्किल आज है। तो मुझे ये लगता है कि इट इज अ बिग क्वेश्चन, बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने अपना कोर्स करेक्शन करने के लिए, कि आप बीजेपी और कांग्रेस को समान रूप से उनका विरोध करेंगे, कि आप ये मानेंगे कि मुझे विरोध या मैं विपक्ष में हूं बीजेपी के, और उसके लिए मैं अपने पार्टी के वजूद को के इंटरेस्ट में करते हुए कैसे विपक्ष को मजबूत करूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।